हमारे इस आज के विषय का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कार्य सरलीकरण, उसकी विभिन्न परिभाषाएं और उसकी विधियों के बारे में अध्ययन करना और साथ में एर्गोनोमिक रिच जोन के बारे में भी पता करना, जो कि हमारा बीए फर्स्ट ईयर होम साइंस या कम्युनिटी साइंस का एक इम्पोर्टेंट घटक है। कार्य सरलीकरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य है किसी भी कार्य को आसान और तेज़ी से निपटाने का कोई तरीका ढूंढना, चाहे उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है और इसका वही हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि निकल और डोरसे के अनुसार काम करने का सबसे सरल, आसान और तेज़ तरीके को ढूंढना, ताकि जो मुख्य मकसद है हमारा समय और एनर्जी की जो कह सकते हैं हम सेविंग है, हम उसको पूरा कर सकें। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में जैसे यहाँ पे दिया गया है, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, खाना पकाना है या फिर कपड़े धोना है, घर के दूसरे कामों की मोशन और टाइम की जो स्टडी करना है, ताकि छोटा से छोटा उसमें पाथवे आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये है कार्य सरलीकरण के कुछ सामान्य से तरीके जो हम अपने घरों में जाने या अनजाने में लगभग सभी करते हैं। तो अगर हम कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा सा रेस करें तो बार बार हम इन चीज़ों को आदत में शुमार करके और हमने समय और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो पहला है मानसिक प्रयास, वर्कर का पोस्चर है या फिर वर्क प्लेस या कार्यस्थल की उचित ऊंचाई और चौड़ाई है, जो कई बार थकाने का कार्य करती है। और कई बार जो हमारी वर्टिब्रा संबंधी कई सारे विकार हैं वो भी अगर हमारी वर्किंग प्लेस की उचित हाइट नहीं है तो उसकी वजह से हम लोग उसके शिकार हो जाते हैं। सही स्टोरेज स्पेस है जो अगेन हमारी एनर्जी और होच पोच होने को बचाता है। फिर वस्तुओं को हाथ के पहुंच में रखना, तो ये फिर से जो टाइम एंड मोशन है इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे चल के स्टडी करेंगे। बाकी उत्पादों में बदलाव है, प्रोडक्ट्स में अगर चेंजेस हम करके पहले से ही रखें तो भी हम काफ़ी हद तक कार्य को सरलीकरण का जो सिद्धांत है इसको परिपादित कर सकते हैं। अब सबसे पहले मानसिक प्रयास है, तो कई सारे कामों को एक साथ निपटा के या कई सारे स्टेप्स को रीअरेंज करके जो भी हमारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उनको हम रखें और जो गैर ज़रूरी हैं उनको हम कट कर सकते हैं। फिर काम को बेहतर करने की जो स्किल्स हैं ये भी आप अपना सकते हो, जैसे लयात्मक तरीके से करना। एक तो हम हाथ में लेके कोई भी चीज़ कट करते हैं और एक आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के और उसको जल्दी जल्दी से कट करोगे तो मास कुकिंग में बहुत हेल्प रहती है। ज़्यादा लोगों का खाना बनाना, आप कम समय में अधिक कार्य को संपादित कर सकते हैं। आसानी से जो व्यवस्थित करने की जगह है, जैसे इसमें स्टोरेज स्पेस आपका कितना है, शेल्फ कितनी है और स्टैंड वगैरह भी कई बार हम लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हम अपनी वस्तुओं को एक ही जगह पे लोकेट कर सकते हैं और आसानी से ढूंढ सकेंगे, एनर्जी बचा सकते हैं। फिर जैसे फिफ्थ स्टेप हमने फिर से जो सेकंड और फिफ्थ में थोड़ा सा अंतर है। सेकंड में हमने आपको बताया कि स्टेप्स को रीअरेंज करना है ना, उनकी आवश्यकता अनुसार, और फिफ्थ में हमने बताया जो गैर ज़रूरी स्टेप्स हैं उनको हटा देना। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, पहले सिंक में जूठे बर्तनों को रखते हैं, फिर हम उनको धो के साइड में रखेंगे, फिर हम उनको पोंछते हैं, सुखाते हैं, फिर हम उनको स्टोरेज स्पेस में रखते हैं। क्यों ना डायरेक्ट आप जो वाटर एरिया है उसके नीचे से आप उसको धोएं और सीधा उसको स्टोरेज स्पेस में रखें जिसमें ड्रेनर वगैरह की व्यवस्था हो। तो हम देखेंगे इन्हीं चीज़ों से ना काफ़ी सारी थकावट हम अपनी कम कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। वर्कर का पोस्चर भी बड़ा मैटर करता है। अगर एक हाउसवाइफ का जीवन देखें तो बहुत सारा समय हमारा किचन में गुजरता है और बैठना है या झुकना है, खड़े रहना है। अगर हमारी शेल्फ की हाइट ठीक नहीं है तो लगातार आपको झुक के सारे काम करने पड़ेंगे, या अगर शेल्फ की हाइट ज़्यादा ऊंची है और अगर हाउसवाइफ का जो आप कह सकते हो हाइट कम है तो उसको हमेशा एक स्टैंडिंग पोजीशन में दिक्कत आती है। वो कहते हैं ना, आप उकस उकस के काम करना, तो वाकई में ये चीज़ें लॉन्ग रन में हमारी जो वर्टिब्रा है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स हैं, उनके ऊपर हमारी जो बोन्स हैं उनके ऊपर हमारे वजन का एक संतुलित बंटवारा होना चाहिए। सिर है, पैर है एक ही सीध में, और जो ग्रेविटी सेंटर हमारा होता है कान व कंधे के मध्य बिंदु है, या फिर जो हमारी हिप बोन्स हैं, जो हमारी घुटने हैं, टखने हैं, उसके बीच में इसको व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा जब हम किसी एक पैर के ऊपर खड़े होते हैं, पूरी बॉडी का प्रेशर उस पर डाल देते हैं, तो ये भी अवांछनीय है।
या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा झुक के रहेंगे तो पीठ में कुबड़ हो जाता है, जो हम्प है वो डेवलप हो जाता है। तो बैठने की अच्छी मुद्रा होनी चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ताकि रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से भी हम निजात पा सकें। आजकल जो ये L4 और जो ये सब पेन वगैरह हैं, कहीं ना कहीं जब हम वर्किंग पोस्चर में ठीक ठाक नहीं होते तो ये उन सब चीज़ों का ही परिणाम है। ये वर्क प्लेस की, कार्यस्थल की उचित ऊंचाई है, चौड़ाई है, खाना पकाने की तैयारी का चाहे वो एरिया है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा प्लानिंग अपनी पहले से करनी चाहिए। जो कटिंग स्पेस है हमारा, प्रिपरेशन स्पेस है हमारा, कुकिंग स्पेस है, उसमें जो स्टोरेज है। और जब हम बैठने की भी बात करते हैं तो जो ऊंची सीट होती हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालती हैं। तो स्टडी टेबल है, वर्किंग टेबल है, वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए। और कम ऊंचाई वाली सीट से अगर कमर और जो हमारी हिप बोन है उस हिस्से की अगर हम लगातार उस पर बैठेंगे तो ये समस्याएं आती हैं। सीट पीछे की ओर थोड़ा सा झुकी हुई होनी चाहिए ताकि कंधे आगे की ओर ज़्यादा ना झुके और पीठ सही प्रकार से टिक सके, और जो हमारी ऊपरी कमर का और जो गर्दन का हिस्सा होता है ना उसको भी आराम मिल सके। अब सही स्टोरेज स्पेस, तो घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वार्डरोब है, अलमीराज हैं, ड्रेसिंग एरिया है, जैसे कि बुक्स रखने की शेल्फ है, या फिर बस बिस्तर जो रखने की जगह होती है। किचन में एफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सकती है छोटे बड़े इक्विपमेंट की सही तरीके से प्लेसमेंट करके। जैसे कि अगर जो फ्रिक्वेंटली यूज़ के जो हमारे तेल मसाले बर्तन हैं, पेन हैं, कुकिंग रेंज के पास हों, और वॉशिंग एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्पॉन्ज है आपका, टॉवेल है आपका, डिश सॉप वगैरह है, उस एरिया के पास हो। चाकू हैं, पीलर है, कटिंग बोर्ड है, ये हमारे प्रिपरेशन काउंटर के पास होने चाहिए। ऐसे ही मिक्सिंग बाउल है हमारे प्रिपरेशन एरिया के पास हो। ऐसे ही जो हमारे कई बार हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मिक्सी, हम उसको कभी कभी निकालेंगे फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। तो मैं तो कहती हूँ अगर फ्रीक्वेंट यूज़ है तो हम इनको भी जो भी इनका जैसे सॉकेट है, सॉकेट में इसको आप डाल के आप रख सकते हो लगातार। हाँ, यूँ है कि बच्चों से थोड़ा सा बचाव ज़रूरी है, बाकी इससे बार बार उसको फोल्ड अनफोल्ड करने की जो हमारी एनर्जी वेस्टेज, टाइम वेस्टेज है, या फिर कई बार हम सोचते हैं क्यों निकाला और हम ऐसे ही मन बदल लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। यह एर्गोनोमिक्स या फिर मोशन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो भी टूल्स और जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से हमें उनकी ज़रूरत है उसी के हिसाब से और हमारे रिच में होनी चाहिए। जैसे कि हाथों की प्राकृतिक गति के दायरे में कौन सा क्षेत्र आता है और हमारा ओवरलैपिंग जोन कौन सा है हाथ का, तो इसको अगर हम हल्का सा आइडेंटिफाई करें और अकॉर्डिंगली अगर हम वस्तुओं का स्टोरेज करें तो वाकई में हम अपना जो अनावश्यक मूवमेंट्स हैं हम उनको कम कर सकेंगे और एनर्जी को सेव कर सकेंगे, समय को सेव कर सकेंगे। जो एर्गोनोमिक रिच जोन हैं यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्राइमरी न्यूट्रल जोन, जो कि फोर आर्म स्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंफर्ट आर्क भी कहा जाता है और इसको सबसे कुशलतापूर्वक कार्य संपादित करने वाला जोन भी माना गया है। और कोहनी को मोड़ के और हाथ को बिना फैलाए आसानी से जब हम अपना कार्य संपादित करते हैं और कोहनी की रिच में जब हम अपनी मैक्सिमम यूज़ की वस्तुएं रखते हैं तो फोर आर्म की हमारी रेंज का निर्धारण करता है। जैसे कि कटिंग बोर्ड है, या फिर हमारा जो सॉल्ट सेलर्स हैं, या फिर पेपर सेलर्स हैं, या स्पैचुला हैं, नाइफ़ हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस फोर आर्म के स्वीप में रखें। और पहले दराज में भी हम इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, या ऊपर के जो एरिया है हमारा वहाँ पे भी हम इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे जो ऊपर का जो हेड से अबव रीजन का जो स्टोरेज स्पेस है वो नीचा है तो, और बाकी नहीं तो कुकिंग रेंज के पास हम इन चीज़ों को स्टोर कर सकेंगे। अब जो इनकी आदर्श ऊंचाई है 5 से 8 इंच नीचे या ऊपर की तरफ मानी गई है। क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से या पैरेलल रूप से आप कह सकते हो 15 से 17 इंच का दायरा इसके अंतर्गत आता है। जोन सेकंड मैक्सिमम जोन या एक्सटेंडेड आर्म जोन, यह कमर को मोड़े या आगे झुके बिना कंधे की ऊंचाई से 8 से 12 इंच का ऊपर या नीचे का हिस्सा जो है वो इसके अंतर्गत आता है। जो प्रतिदिन नियमित रूप से हमारे जो वस्तुएं होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती,
तो उनको हम इस जोन के अंदर उनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारे बेकिंग पैन हैं या बड़े उपकरण हैं, तो 7 फीट से जो नीचे या ऊपर की जो अलमारियां हैं हम उसमें, या फिर पुल आउट ड्रॉर्स में भी इनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। कंधे से 8 से 12 इंच ऊपर या नीचे और 17 से 30 इंच का दायरा इसकी रेंज के अंतर्गत आता है। टर्शरी या आउटर जोन है एक्सटेंडेड रिच जिसको हम कहते हैं। इसमें कमर का झुकना है या हाथ को फैला के कमर को झुका के भी हम इस रिच तक पहुंच सकते हैं। तो कभी कभी इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जो 30 इंच से परे के जो स्टोरेज एरियाज़ हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम एर्गोनोमिक रिच जोन के हिसाब से हम अपने घर में वस्तुओं का संग्रह करें तो निसंदेह एर्गोनोमी या मोशन मूवमेंट की मदद से हम अननेसेसरी स्टेप्स को बचा सकते हैं और अपने समय और वही ऊर्जा की एनर्जी हम समय और ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ फिर से देखेंगे वेरियस किचन एरियाज़ की प्लेसमेंट है। तो प्रिपरेशन का जो हमारा सरफेस है 3 से 4 इंच बिलो एल्बो है, और जो कुकिंग सरफेस है 5 से 6 इंच एल्बो से नीचे का एरिया इसमें इसके अंतर्गत आता है। और जो हमारा लो लेवल का जो सरफेस एरिया है वो इसमें 8 इंच बिलो एल्बो लेवल दर्शाया गया है। अब जो एक और तरीका वर्क सिंप्लीफिकेशन का, पहले अभी हमने बात करी, हम अपनी मोशन पे, हाथों के मोशंस के ऊपर अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो भी हम इसको सेव कर सकेंगे। एर्गोनोमिक रिच जोन के बारे में भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब एक और हमारा जो पॉइंट रह गया था वो है उत्पादों में या प्रोडक्ट्स में बदलाव के द्वारा। होता है ना, कई बार हम कुछ कार्य पहले ही करके रख लें, जैसे कि कॉफ़ी है हम उसको पहले से बीट करके रख लें, पिसी हुई कॉफ़ी अगर हमारे पास अवेलेबल है, या सब्जियों को हाफ़ कुक करके रख लें, या पैनकेक या पराठे अगर हमें बनाने हैं तो उनकी फिलिंग हम पहले से तैयार करके रख लें, या इस्तेमाल के लिए जो टमाटर की प्यूरी है या कई बार जो लहसुन अदरक का पेस्ट है कई बार हम बना के उसको टिफ़िन में रख सकते हैं। लहसुन की कलियाँ आप छील के रख सकते हो, या अगर ताज़ी जैसे मटर है इनकी जगह पे अगर आप फ्रोज़न पे भी अगर जाते हैं पहले से छील के रख लें तो समय पे हम अपने कार्य का, जो आप कह सकते हो, कार्य की बचत कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, एफर्ट्स की बचत कर सकते हैं। गति और समय की बचत की और भी कई जो तकनीकें हैं माइन्यूट, वो भी अभी हम प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट और इनके माध्यम से अभी आगे इसका अध्ययन करेंगे। वही एर्गोनोमिक्स के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं ताकि ऊर्जा की जो हमारी खपत है आवश्यकता से अधिक उसको बचाया जा सके। क्योंकि एक समय के बाद अगर हम इन चीज़ों को कॉन्शियसली करेंगे तो ये हमारी कहीं ना कहीं आदत का हिस्सा बन जाती है। पाथवे चार्ट है, ड्राइंग बोर्ड है या दीवार पर उचित स्केलिंग के द्वारा पिन और धागों के माध्यम से एक फ्लोर प्लान बनाया जाता है और हमारी गतिविधियों को रेखाओं और धागों के माध्यम से दिखाया जाता है। और जब हम टर्न लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो वहाँ पे पिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आवश्यक कदमों का पता लगाना और अकॉर्डिंगली गाइड करना, और फिर अगर आपको लगता है कि बहुत सारी अननेसेसरी मूवमेंट्स है तो आप फिर से वर्कर को गाइड करके और उनको ओमिट करने के लिए बोल सकते हो। और जो आपका नया पाथवे चार्ट होगा फिर से आप एक बार बना के देखेंगे तो अल्टीमेटली उसका जब आप एडिशन करोगे सारे धागों की मूवमेंट्स का तो वो बहुत कम आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है, प्रोसेस चार्ट है। तो किसी भी गतिविधि का विस्तृत विवरण, छोटी छोटी गतिविधियों का भी उसमें पता लगाया जाए विस्तृत रूप से। जैसे दाएं हाथ की गतिविधियां हैं, बाएं हाथ की गतिविधियां हैं, और उनको अलग से आप उनको डेवलप करो। तो डिवाइस की मदद से भी ये रिकॉर्डिंग की जा सकती है। माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे ही एक साइक्लोग्राफ भी है, फोटोग्राफिक डिवाइस है जिसमें कार्य करने के रास्ते को ट्रेस करने के लिए शरीर के किसी हिस्से से कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह जोड़ दिया जाता है। तो क्रोनो साइक्लोग्राफ है, ये एक नई टेक्निक है। इसमें तस्वीरों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से फिल्म पर भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारी जो माइन्यूट प्रोसेस हैं ये हम किस लिए अपनाते हैं, ताकि जो लगातार हमारा ध्यान देने की प्रक्रिया है या फिर जो
लगातार अभ्यास की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसका हम एक बेस्ट वे चूज़ कर सकें और फिर हम उसकी अपने आप को आदत डाल सकें ताकि अनावश्यक कदमों से बचा जा सके और कार्य की जो रूटीन है उसमें सुधार किया जा सके और कार्य सरलीकरण के उद्देश्य को संपादित किया जा सके।